नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुने। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 15। हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहां तक दौड़ धूप हो सकी की, फिर हार कर बैठा रहा। अब खेती बाड़ी की भी तो फिक्र करनी थी। अकेला आदमी क्या क्या करता है। और अब अपनी खेती से ज्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो वो पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी, पुनिया अबला थी। अब उससे वो क्या तनातनी करता। और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की। केवल थोड़ी सी पूंजी लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपने बकाये के साथ साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धूम रही कि मजूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि होरी की खरीफ की फसल में बहुत थोड़ा अनाज हुआ और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह न रही। इधर होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। मां बेटे ने मिलकर जैसे उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने घर में बेचारा परदेसी बना हुआ था। दो नावों पर सवार होने वाले की जो दुर्गति होती है वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था। और वहीं दूसरी तरफ धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में इस कांड की खूब चर्चा रही। यहां तक कि वो एक अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इष्ट है उसे, भवानी का। अरे दरोगा जी ने ज्यों ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमरन किया, भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा की मूछें पकड़कर उखाड़ ली। और तो और फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दरोगा ने जब बहुत मानता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तो लोग धनिया के दर्शनों को आते रहे, मगर वो बात अब पुरानी पड़ गई थी। लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया था। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वो मर्दों के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर भी वो कुछ न बोलती थी। और ये इसलिए नहीं कि वो होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे भी दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफी था। इसी बीच में होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला ही था। होरी उसके चपेट में आ गया और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। फिर वो तो अपना पति है। लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल काटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वो अच्छा है या बुरा है तो अपना ही। दाढ़ीजार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया। लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है। डरता रहता है कि कहीं मैं कुछ कह न बैठूं।
होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आए मगर हाथ ना उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा न कर धनिया। मेरे ऊपर न जाने कौन भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख हुआ है वो मैं ही जानता हूं। और जो मैं भी क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता? अरे मेरी लाश भी तेरे साथ चिता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत करो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। अरे पुनिया की फिक्र तो मुझे मारे डालती है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान घर का बड़ा न बनाए, छोटों को कोई नहीं हंसता। नेकी बदी सब बड़ों के सिर जाती है। माघ के दिन थे। महावट लगी हुई थी। घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपने मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था कि शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल और गटी हुई मिजाई और शीत के झोंकों से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सामने आने का नींद में साहस न था। और आज तो तमाकू भी न मिली कि कहीं उसी से मन बहलाता। उपला सुलगा लाया था, पर शीत में वो भी बुझ गया। बेवाए फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपने ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए ये मिजाई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी सांसत हुई, कितनी गालियां खानी पड़ी। और ये कंबल उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वो इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वो भोजन को चबाने वाले दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो, और फिर बैठे बिठाए ये एक नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया हंसे, करो तो संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब तो ये समझते हैं कि वो पुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। अरे एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और फिर उधर भोला कई बार याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का डौल करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं हैं तो न हो, लेकिन पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, अब चाहे हंसकर संभाले या रोकर। अरे धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ, उसके तो अभी तक मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना न चाहिए था। अरे जिसके साथ 25 साल गुजर गए उसे मारना, और सारे गांव के सामने। ये तो मेरी नीचता थी, लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। अरे कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूं उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए, अपने साड़ी का नाम तक न लिया। अरे सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थैगलियां लगाकर चल सकती है, मगर उसकी साड़ी तुम्हारे पैबंदों के बिल्कुल कथरी हो गई है, कथरी। और फिर मैं ही कौन उसका मुनाहर कर रहा हूं? अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता? यही तो होता ना कि वो थोड़ा सा अदरावन करती, अरे 2-4 लगने वाली बात कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती? लेकिन मैं बुढ़ा होकर भी उल्लू बना रहा। वो तो कहो इस बीमारी ने आकर उसे नम्र कर दिया, नहीं तो जाने कब तक मुंह फुलाए रहती। और आज उन दोनों में जो बातें हुई थी वो मानो भूखे का भोजन थी। वो दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था।
उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है ना, तो ले, मैं सिर झुकाए लेता हूं। तू जितना चाहे उतना मार ले, जितनी गालियां देना चाहे दे ले। सहसा उसे मड़ैया के सामने चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना, कोई तो है। अब पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं। अरे घर में हजारों रुपए गड़े हुए हैं, लेन देन करते हैं, दौड़ी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं। एक न एक मामला खड़ा करके हमा सुमा को पीसते रहते हैं। फिर भी नीयत का ये है। अरे अब बाप जैसा होगा वैसी ही तो संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लूं तो क्या पानी रह जाए। नीच तो बस बेचारे कहने को नीच है। ये जो ऊंचे हैं ना, इनका मन तो और नीचा है। अब औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता। आंखें देखकर मक्खी निकलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, जितना तेरा जी चाहे। समझ ले कि मैं नहीं हूं। अब बड़े आदमी अपनी लाज न रखें तो छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। मगर नहीं, ये तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, अरे सो गए कि जागते हो? होरी झटपट उठा और मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देने आई है। इसके साथ ही इस बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए, उसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई न कोई बात हुई है। बोला, अरे ठंड के मारे नींद भी आती है, तो इस जाड़े पाले में कैसे आई? सब कुशल तो है ना? हाँ, सब कुशल है। अरे गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर न दिया। मड़ैया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, अरे गोबर ने तो मुंह में कालिख लगा दी, उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वो बात हो कर रही। क्या हुआ? किसी से मारपीट कर बैठा? अब मैं क्या जानूं क्या कर बैठा? चलकर पूछो उसी रांड से। किस रांड से? क्या कहती है तू? अरे बोरा तो नहीं गई? हाँ, बोरा क्यों ना जाऊंगी। बात तो ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस रांड को कह रही है? उसी झुनिया को। और किसको? तो झुनिया क्या यहां आई है? और कहां जाती? उसे पूछता कौन? अरे गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहां भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहिराने जाते देखकर वो खटकता था जरूर, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी न समझता था। युवकों में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं। मगर जिस रूई के गोले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वो सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकारमय बना देगा, ये तो कोई देवता भी नहीं जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, वो सरल गंवार जिसे वो अभी बच्चा समझता था। लेकिन उसे भोज की चिंता न थी, पंचायत का भय न था। झुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबरा कर बोला, झुनिया ने कुछ कहा? नहीं, गोबर कहां गया? उससे कहकर ही गया होगा। धनिया झुंझला कर बोली, तुम्हारी अक्ल तो घास खा गई है। उसकी चहेती तो यहां बैठी है, भाग कर जाएगा कहां? यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। दूध थोड़े ही पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुही झुनिया की चिंता है कि इसे क्या करूं। अपने घर में तो क्षण भर भी न रहने दूंगी। जिस दिन से गाय लाने गया है उसी दिन से दोनों में ताक झांक होने लगी। अरे पेट न रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुनिया लगी घबराने। कहने लगी कि कहीं भाग चलो, मगर गोबर टालता रहा। एक औरत को साथ लेके कहां जाए कुछ न सूझा। आखिर जब आज वो सिर हो गई कि मुझे यहां से ले चलो, नहीं मैं प्राण दे दूंगी, तो बोला, तो चलकर मेरे घर में रह, कोई कुछ न बोलेगा, मैं अम्मा को मना लूंगा। तो ये गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा,
फिर न जाने किधर से रख गया। वो बेचारी खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वो न लौटा तो भागी भागी यहां चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया है उसका फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया और तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं। कहती है अपने घर कौन मुंह लेकर जाऊं, भगवान ऐसी संतान से तो बांझ ही रखे तो अच्छा। अरे सवेरे होते होते सारे गांव में कांव कांव मच जाएगी। मेरा तो ऐसा जी होता है कि माहुर खा लूं, माहुर। मैं तुमसे कह देती हूं, मैं अपने घर में न रखूंगी। गोबर को रखना हो तो अपने सिर पर रखे। मेरे घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है। और अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगी। होरी बोला, अरे तुझसे बना नहीं, उसे घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। अरे सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल देखूं कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। अरे दाढ़ी जार भूला सब कुछ देख रहा था पर चुप्पी साधे बैठा रहा। अरे अरे बाप भी ऐसे बेहया होते हैं। अरे वो क्या जानता था इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं था, गोबर दिन रात घेरे रहता था तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी। सोचना चाहिए था ना कि यहां क्यों दौड़ दौड़ आता है। अच्छा चल मैं झुनिया से पूछता हूं ना। दोनों मड़ैया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा 5 घड़ी के ऊपर रात गई होगी। धनिया बोली, हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है, कोई चोर आए तो सारे गांव को मूस ले जाए। अरे चोर ऐसे गांव में नहीं आते, वो तो धनियों के घर जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला न मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। अरे बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों ना खुल जाए। वो मेरे घर आई क्यों, जाए जहां गोबर है। उसके साथ कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछकर किया था। धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, अरे तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वो चिल्लाएगी, तो चिल्लाए करे। मुदा इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे रात में जाएगी कहां, ये तो सोचो। जाए जहां उसके सगे हो, हमारे घर में उसका क्या रखा है। हाँ लेकिन इतनी रात गए, घर से निकालना उचित नहीं, पांव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो और अगत हो। अब ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या जिए, चाहे जहां जाए, क्यों अपने मुंह में कालिख लगवाऊं। मैं तो गोबर को भी निकाल कर बाहर करूंगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिख जो लगनी थी वो तो अब लग चुकी, वो तो अब जीते जी नहीं छूट सकती। अब गोबर ने तो नौका डुबो ही दी है। गोबर ने नहीं, इसने डुबोई है। वो तो बेचारा बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। अरे किसी ने भी डुबाई हो, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सौं, उस पर हाथ ना उठाना। वो तो बेचारी आप ही रो रही है, भाग की खोटी न होती तो ये दिन क्यों आते। होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का ये मात्र स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस वित यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दराज से अंदर झांका। दीवट पर तेल की कुप्पी जल रही थी और उसके मध्यम प्रकाश में झुनिया घुटने पर सिर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वो आगत की मारी व्यंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छांक खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वो अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वो भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था
और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निगल जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देखकर वो भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, दादा दादा, अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं है। चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दूर दुराओ मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, अरे डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं। आराम से रह। जैसी तू भोला की बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। अरे जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से ना देख सकेगा। बोझ भात जो लगेगा वो हम सब दे लेंगे, तू खातिर जमा रख। झुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों से चिमट गई और बोली, दादा अब तुम ही मेरे बाप हो, मेरी अम्मा हो, तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूं, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपने करुणा के आवेश को अब रोक न सकी। तू चल के घर में बैठ, मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में कोई उन्हीं का राज नहीं है। बहुत करेंगे तो अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में झुनिया को कुलटा और कलंकनी और कलमुही न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो झुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे ये वाक्य सुने तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई। और वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भर कर न देखा था, इस पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को परों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे और झुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है कि गोबर किधर गया? झुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। यह कहते कहते उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। होरी अपनी व्याकुलता न छिपा सका। अच्छा, जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था? बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। अच्छा, तेरा मन क्या कहता है? गांव में ही है कि कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कि कहीं बाहर चले गए हैं। यही मेरा मन भी कहता है। कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो वो निभानी पड़ती है। इस तरह भाग कर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निबाह करना चाहिए कि मुंह में कारिख लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने न दूं। होरी वहीं पुआल पर लेटा गोबर कहां गया, ये प्रश्न उसके हृदय काश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।